2006 में निठारी कांड हुआ था नोएडा में, उसके आरोपियों को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके पहले 2006 में जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 189 लोग मारे गए थे, 800 लोग घायल हुए थे, उसके आरोपी भी बरी हो चुके हैं। भारत में लोगों की जीवन की कोई कीमत नहीं है। मर जाए, बलात्कार हो जाए, आत्महत्या हो जाए, उनके मानव अंगों को निकाल निकाल के बेच दिया जाए और बाद में सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। ये जो निठारी कांड हुआ नोएडा में, इसकी जांच सीबीआई ने किया था। भारत की सबसे एक्सपर्ट जो एजेंसी मानी जाती है सीबीआई, उसने जांच किया था और ट्रायल कोर्ट ने फांसी दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने बरी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जो फैसला था उसके ऊपर मुहर लगा दिया। 2005 से लेकर 2006 के बीच में लगातार नोएडा के निठारी से बच्चे गायब हो रहे थे। वहाँ एक पानी की टंकी थी, वहाँ बच्चे जाते थे और एक एक करके गायब हो जाते थे। सबसे पहली बार जो 2005 जून में एक बच्चा गायब हुआ, उसके कुछ दिन के बाद वहाँ एक बेटी गई, वो भी गायब हो गई। लगातार जब बच्चे गायब हुए तो उस पूरे गाँव में ये अफवाह फैल गई कि इस पानी की टंकी के पास भूत रहता है। और बच्चे कोई 1 2 3 4 नहीं, 44 बच्चे तो उसी एरिया के गायब हो गए, निठारी के आसपास के एरिया के गायब हो गए। जब पुलिस ने वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया तो 600 माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि हाँ, हमारे 600 बच्चे गायब हुए हैं। जब पुलिस ने जांच करना शुरू किया तो पंढेर की कोठी के पीछे से 19 बच्चों का नरकंकाल मिला। फिर सीबीआई ने आके जांच करना शुरू किया तो 32 और बच्चों की हड्डियां मिली और उसके बाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। दुख इस बात का है, इतने बच्चों की हत्या हो गई, इतने बच्चे गायब हो गए। ज़्यादातर बच्चे कौन थे? धोबी के बच्चे जो कपड़ा प्रेस करते हैं, रेडी पटरी पे जो दुकान लगाते हैं उनके बच्चे थे, जो जूता मोची का काम करते हैं उनके बच्चे, सारे के सारे दलित बच्चे थे। ज़्यादातर दलित बच्चे थे, बिहार के बच्चे थे, बंगाल के बच्चे थे, असम के बच्चे थे, झारखंड के बच्चे थे, जो रोजी रोटी के लिए आते हैं, वहाँ से बेचारे आते हैं, नोएडा आते हैं, सब उनके बच्चे थे। और बच्चों की उम्र भी कितना, 5 साल से लेके 20 साल तक। जो रिम्पा हल्दर थी 14 साल की बच्ची थी, पिंकी सरकार 20 साल की बेटी थी, और भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था, उनका मर्डर किया जाता था और उनके किडनी निकाल के, उनकी आंख निकाल के, उनका हार्ट निकाल के बेचा जाता था। ये सारा कुछ हुआ नोएडा में 2006 में, और अब 2025 में वो बरी हो गए। सवाल ये है, इन बच्चों को किसने किडनैप किया, इन बच्चों के साथ किसने रेप किया, इन बच्चों की किसने हत्या किया, इन बच्चों के मानव अंगों को किसने निकाला, किसने इनकी आंत निकाली, किसने इनकी जो है हार्ट निकाला, किसने इनके लीवर को निकाला, किसने इनके लीवर अंगों को बेचा। कोठी थी पंढेर की, पंढेर पहले बरी हो गया। पकड़ा कौन गया? पंढेर का नौकर सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली भी अब बरी हो गया। सुरेंद्र कोहली कह रहा था कि पीछे एक हॉस्पिटल है, वहां पे मानव अंग बेचे जाते थे, इसलिए मुझे नहीं पता, क्या पता हॉस्पिटल के लोग ये काम करवाते हो। सीबीआई कह रही कि नहीं, इसी ने ही किडनैप किया है। सीबीआई का आरोप था कि इसमें पंढेर भी था। हालांकि पंढेर के ऊपर न पुलिस ने ठीक से धारा लगाई थी, न सीबीआई ने ठीक से धारा लगाई थी। सारी की सारी जो धाराएं लगाई थी किडनैपिंग की, रेप की, मर्डर की, वो कोहली के ऊपर लगी थी। तो पंढेर का केस पहले भी कमज़ोर हो चुका था। जिनके बच्चे गायब हुए थे उसमें झब्बू लाल थे, जो वहाँ कपड़ा प्रेस करते थे, उनकी बेटी गायब हुई थी। उनको तो 1 करोड़ का ऑफर दिया था, पंढेर ने 1 करोड़ का ऑफर दिया था। बाकायदा उन्होंने आज भी मीडिया को बयान दिया है। बल्कि उनका बेटा कह रहा था 1 करोड़ ले लो, इस केस में कुछ नहीं होगा, कम से कम 1 करोड़ रुपए ले तो लो। लेकिन बेटी की खातिर, बेटी की इज्जत की खातिर उन्होंने, वो गरीब आदमी जो कपड़ा प्रेस करते उन्होंने 1 करोड़ नहीं लिया। और आज अब वो पछता रहे, कह रहे 1 करोड़ ले लिया होता तो कम से कम आज तो वो बरी तो हो ही गए हो। ये स्थिति थी। सारे के सारे गवाह मुकरते गए, गवाह मुकरते गए, गवाह मुकरते गए। अब सवाल ये है, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कोई भी गांधीवादी, कोई भी समाजवादी, कोई भी वामपंथी, कोई भी अंबेडकरवादी, कोई भी पेरियारवादी, कोई भी दलितों का रहनुमा, कोई पिछड़ों का रहनुमा इस मुद्दे पर संसद में आवाज़ नहीं उठा रहा है। कि एक भी सांसद संसद में नहीं कह रहा है कि बम ब्लास्ट वाले छूट गए, मुंबई वाले, निठारी कांड वाले भी छूट रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए। एक भी नेता ये नहीं कह रहा है कि लगातार लोगों की हत्या करने वाले बलात्कारी छूटते जा रहे हैं सबूत के अभाव में, भारत में जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल चार्टर लागू होना चाहिए। कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, वामपंथी
संसद में खड़े होकर आवाज़ नहीं उठा रहा है कि हाँ भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू होना चाहिए, सिटीजन चार्टर लागू होना चाहिए, एविडेंस चार्टर लागू होना चाहिए, विटनेस चार्टर लागू होना चाहिए। आज तक मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, अगर ये जो अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है ना, हमने अगर आईपीसी की जगह इसको लागू कर दिया होता तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। बहुत अच्छी किताब है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ जो ये कानून का ड्राफ्ट बनाने वाले नौकरशाह हैं, ये देश के साथ ऐसी गद्दारी करते हैं कि जब कोई भी कानून का ड्राफ्ट बनाना होगा तो ये नहीं देखेंगे कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, नहीं देखेंगे, यहीं बैठे बैठे ड्राफ्ट बना देंगे। और चूंकि मंत्रियों को ज़्यादा कानून का ज्ञान नहीं होता तो जो नौकरशाह बना के देते हैं, मंत्री उसको पार्लियामेंट में पेश कर उसको पास करा देते हैं। अगर हमने फेडरल पिनल कोड लागू किया होता तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। 75 साल हो गए आज़ादी के, आज तक हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चनायर ही नहीं बनाया। अरे भैया, हत्या अगर किसी की हुई, चाहे वो कश्मीर में हुई, चाहे केरल में हुई, चाहे वो कच्छ में हुई, चाहे कामरूप में हुई, हत्या तो हत्या है। तो हत्या पे जो पुलिस को सवाल पूछना है, वो सवाल तो कम से कम 100 सवाल, 150 सवाल, 200 सवाल, उसका एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट बनाया जा सकता है कि पूरे देश में कहीं पे भी हत्या हो, ये 100 सवाल तो पुलिस को पूछना ही पूछना है। कहीं पे भी बलात्कार हो, वो बलात्कार के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम बना सकते हैं। भैया बलात्कार होगा तो आपको ये 100 सवाल या 150 सवाल पूछना है। किडनैपिंग होगी तो ये 50 सवाल, 100 सवाल पूछना। किसी भी तरीके का क्राइम हो, हर तरीके के क्राइम को कैटेगराइज करके उसके ऊपर स्टैंडर्ड सवाल हम पूछ सकते हैं। जो बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कोर्ट में, जो जिरा होती है, जो वकील वहां पे सवाल पूछते हैं, वो सवाल पुलिस ही अगर शुरुआत में पूछ ले तो बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। दूसरा, हम झूठ को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे? अगर किसी अपराधी को पकड़े और पुलिस पहले ही बता दे, एफआईआर के साथ ही जब पूछताछ करती है बता दे कि देखो भैया सच बताना, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, ऐसा अगर कानून बन जाए तो जो अपराधी होगा वो झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। और पुलिस ये भी बता दे कि झूठ मत बोलो, क्योंकि अभी तुम अगर जो सवाल हम पूछ रहे हैं, यही सवाल हम तुमसे, जो 100 सवाल अभी हम मौखिक पूछ रहे हैं, यही 100 सवाल हम लाई डिटेक्टर में भी पूछेंगे, यही 100 सवाल हम नार्को में भी पूछेंगे, यही 100 सवाल हम ब्रेन मैपिंग करके भी पूछेंगे। तो जो आरोपी है ना, वो समझ में आ जाएगा कि अभी तो हमसे मौखिक सवाल पूछा जा रहा है, बाद में हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा, बाद में हमारा ब्रेन मैपिंग भी होगा, बाद में हमारा लाई डिटेक्टर भी होगा, बाद में हमारा नार्को टेस्ट भी होगा, और अगर इसमें कहीं मिसमैच हुआ तो 10 से 20 साल की सजा होगी। तो जानते हैं, पूरा का पूरा चांस है कि जो आरोपी होगा उस सजा से बचने के लिए सच बोल देगा। अगर हम गवाहों के जब बयान लेते हैं, अगर हमारे पास एक कानून हो कि झूठी गवाही गंभीर अपराध है, और जब भी कोई गवाही देने आए उससे पहले बता देंगे देखो भैया सच गवाही देना, अगर गवाही तुम्हारी झूठी साबित हुई तुम्हें 10 से 20 साल सजा होगी। अगर एक बार आ भी गया होगा ना 10-20 हज़ार रुपये लेके झूठी गवाही देने, वहीं कोर्ट से भाग जाएगा, बोले मैं गवाही नहीं दूंगा, ये पकड़ो 10 से 20 हज़ार रुपये। चाहे वो पंढेर हो, चाहे मुंबई के आरोपी हो बम ब्लास्ट करने वाले, ये इतने बड़े सिंडिकेट लोग चलाते हैं। ये लोग ऐसे ही, पंढेर ने किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, इसमें गवाह खरीदा कि नहीं खरीदा, या मुंबई के जो बम ब्लास्ट के आरोपी थे उन्होंने गवाह खरीदे कि नहीं खरीदे मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं घटिया कानून है, उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। पूरे देश में पुलिस का काम अपराध रोकना है, तो फिर 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी क्यों चल रहा है? क्यों नहीं हम पुलिस यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाते हैं, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाते हैं, एक पुलिस चार्टर लागू करते हैं, पुलिस के कैटेगराइजेशन करते हैं कि ये अपराध इंस्पेक्टर लेवल पे जांच होगी, ये अपराध की जांच डिप्टी एसपी करेगा, ये कैटेगरी के अपराध होंगे तो इसको सब इंस्पेक्टर जांच करेगा। सारे अपराधों का एक हम पर्टिकुलर क्वेश्चनर क्यों नहीं बना देते? हम झूठ को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर देते? कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए हम साक्ष्य अधिनियम में शामिल क्यों नहीं कर देते? एक हम सिटीजन चार्टर क्यों नहीं लागू कर देते कि भैया झूठी शिकायत करोगे, झूठी जांच होगी, झूठी गवाही होगी, झूठा हलफनामा होगा तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। सिटीजन चार्टर हम क्यों नहीं बना देते? हम एविडेंस चार्टर क्यों एक नहीं बना रहे कि भैया एविडेंस देना है आपको तो ध्यान रखना 10 से 20 साल की सजा भी है, और एविडेंस में आपको ये सवाल पूछने हम आपसे पूछेंगे, और ये सवाल हम आपसे मौखिक भी पूछेंगे, हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे इन सवालों पे हम आपका पॉलीग्राफ भी कर लें, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कर लें। क्या दिक्कत कहाँ से आ रही है? आखिर क्या कारण है कि पुलिस रिफॉर्म के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है? क्या कारण है
जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है? क्या कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है? क्या कारण है कि विटनेस चार्टर के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है? क्या कारण है भारत में जस्टिस विधिनियम के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है? लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी छूट रहे हैं, पुलिस अपराधियों की जांच कर करके परेशान है, गवाह गवाही दे दे के परेशान है, जिसके साथ अपराध हुआ, जिसका लूट हुआ, जिसका बेटा मारा गया, जिसकी बेटी मारी गई, वो तो परेशान है ही। इस सिस्टम को बदलने के ऊपर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती करके, बतौलेबाजी करके, तू चोर मैं सिपाही करके देश का क्या भला हो रहा है? कम से कम ढंग के विषयों पर संसद में चर्चा हो जाए। मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने अपने सांसद से मिलेंगे, अपने विधायक से मिलेंगे और उनसे जस्टिस विधिनियम लागू करने की मांग करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में हो सकता है। मैं ये भी गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी दोषी छूटेगा नहीं और कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। कानून बन सकता है, लेकिन उसके लिए संसद में आवाज़ उठाना पड़ेगा।